अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। असेंबली तहलील हुए 7 रोज गुजर गए, निगरान काबीना फाइनल ना हो सकी। मुमकिन है कि आज सूरत हाल वाजे हो जाए। वजारत इत्तलात के लिए सैयद मोहम्मद अली, वजारत खारजा के लिए साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी और निगरान वजीर खजाना के लिए वकार मसूद का नाम सामने आया है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को बनाया जा सकता है और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का मामला अभी पार्लिमानी कमेटी में चला गया है। जब यही मामला नहीं सुलझेंगे तो इलेक्शन कब और कैसे होगा? आज फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कहते हैं इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। उधर कासिम के अब्बा के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। 12 रोज से जेल में हैं, अटक से अडयाला मुंतकिली न हुई, बेहतर क्लास न मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील सुनने के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। साइफर गुमशुदगी पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, अब पूछगछ जेल में होगी। इन बड़े लोगों की बड़ी बातों में उलझी अवाम को मजीद दबाने के लिए निगरान हुकूमत ने रात का नया तोहफा दे दिया है। पेट्रोल 17.5 रुपए महंगा कर दिया, डीजल की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी। सिर्फ 15 दिन में पेट्रोल की कीमत में 37.5 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए बढ़ी है। 2 साल में 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिडिल क्लास में वो तबका शामिल है जो महाना $300 यानी पाकिस्तानी 90,000 रुपए कमाता हो। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई के साथ साथ एक और तूफान भी है, तूफान बदतमीजी। 14 अगस्त 2023 को लंदन में नून लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट पर पीटीआई वर्कर्स ने हमला कर दिया, बेटे की मौजूदगी में हिरासा किया, गलीज जबान इस्तेमाल की और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल 29 अप्रैल 2022 में हरम के अंदर वज़ीर आज़म के वफ़द के साथ बदतमीजी की गई, शाहज़ैन बुगटी के बाल नोचे गए, खवातीन के साथ बदतमीजी और नारेबाजी की गई। फिर 25 सितंबर 2022 को मरियम औरंगजेब को पीटीआई कारकुनों ने लंदन में एक कॉफी शॉप में घेर कर हिरासा किया। ये बदतहजीबी इन सियासी वर्कर्स को किसने सिखाई है, इस पे बात करेंगे। हमारे तजियाकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो निगरान सेटअप के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ नाम सामने आए जिनका मैंने जिक्र भी किया, आपके पास कुछ इनसाइड स्टोरी भी है। 2-3 चीजें हैं जो मुझे पता चली हैं और जिन्होंने बताया वो एक वन ऑफ दी एस्पिरेंट्स हैं, वो काबीना में उनको शायद दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे तरीकाकार अनवर बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया। जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ। जो कहते 100 से ज़्यादा नाम थे, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर 2 कैटेगरी डिफरेंट तरीके से बनाएगी क्या करना है। पहली तो ये थी कि जी जो नाम लिए गए उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो तो यूजुअल सी बात होती है। फिर जो फाइनल लिस्ट तैयार की गई और तीसरा था कि वो काकड़ साहब को चॉइसेस दी गई कि जी आप इनमें से ले सकते हैं, वो चॉइस कर सकते हैं अपनी। फिर क्राइटेरिया रखा गया, वो भी 3 किस्म का था कि कोई माजी का बैगेज नहीं होना चाहिए, सियासतदान नहीं होना चाहिए, उसका कोई बायस नहीं होना चाहिए, और ये कि जो अहम बात की जो मुझे उन्होंने कहा जी टेक्नोक्रेट्स तकरीबन सारे के सारे वही होंगे, वही आएंगे। कहने लगे कुछ मिसहैप हुए हमसे, मसलन ये जलील अब्बास जिलानी साहब का कहने लगे प्रोटोकॉल दे दिया गया, उसके बाद फिर प्रोटोकॉल वापस लिया गया, वो कहने लगे कोई अच्छा टेस्ट नहीं था। बहरहाल अब उनको कहा जा रहा है कि जी वो वजीर बन जाएंगे। अब जो सारी डॉक्टर साहब सेटअप में चीजें होनी वो तो होनी है। मेरे लिए जो सबसे हैरत वाली बात थी, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि सिस्टम कंटिन्यू करेगा, उसमें आज चीमा साहब जो निगरान प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज साहब के वो मशीर थे, वो निगरान वजीर आज़म के मशीर के तौर पे काम करते रहेंगे, प्रिंसिपल करते रहेंगे। तौकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रहे शहबाज साहब के, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं अक्टूबर में। वो जाएंगे ना, अभी तो अक्टूबर में टाइम है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये तय किया कि यही होंगे, ये चलनी। दूसरी बात यह है कि जी जो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी इतनी देर लग गई, क्यों नाम फाइनलाइज नहीं। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा हमने फैसला किया था कि इतनी ज़्यादा तनकीद होती है जब भी केयर टेकर सेटअप बनता है, अपना आदमी कल्चर, और बेशुमार लोगों ने पर्चियाँ भी दी, सब कुछ भी दी। अब ये कि बहुत भारी जिसको कहते हैं जिम्मेदारी है, सियासतदान तो अपनी जिम्मेदारी से जिस तरीके से उदा भरा होते हैं वो और बात है। अगर सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है या ये कि किसी तरीक़ाकार से आगे चलना है कि दुनिया में भी हम आगे जाएं, हमारा जो सबसे बड़ा माशी चैलेंज है उसको देख सकें, और फिर इसी तरह से सियासी महाज पे जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, सियासी महाज पे मुश्किलात को कम करने के लिए भी काम करना है, लेकिन डॉक्टर साहब सियासी महाज पे मुश्किलात तो हम तवील अरसे से देख रहे हैं। पिछले 15 सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो ये जो सियासी ऊंट हम कहते हैं किस करवट बैठे, किसने हमारे साथ किया क्या है?
دیکھیے ایک تو احتشام صاحب نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اگست کی 5 تاریخ کو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نئے مردم شماری پہ ہوگا اور 9 تاریخ کو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی. ابھی تک کابینہ کیوں نہیں بنی؟ ابھی تک آپ کے پاس 24 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے, آپ کے پاس فائنانس منسٹر نہیں ہے, آپ کی معیشت جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں پڑی ہے, آپ کے پاس وزیر خزانہ نہیں, آپ کے پاس آپ کے پاس فارن سیکرٹری نہیں ہے, آپ کے پاس فارن منسٹر تو چھوڑیے فارن سیکرٹری بھی نہیں. 18 سال کا سیاسی اونٹ. اگر آپ غور سے دیکھیں کہ پچھلے آپ سمجھیے کہ 2008 کے بعد 2008 میں مشرف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت 6,000 ارب کا قرضہ تھا سر, 6,000 ارب. آج 73,000 ارب کا قرضہ ہے. یہ سیاسی اونٹ نے کیا کیا؟ میرے نزدیک آپ جتنی سیاسی جماعتیں جتنی ساری سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے 2008 اور آج کے درمیان میں, انہوں نے کیا کیا؟ سارے مل کے 4 کام کرتے ہیں. پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ روزانہ کا 15-20 ہزار ارب اضافی قرضہ لے لیتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ 2-4 ہزار ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ جو سیاسی ریاستی ادارے ہیں PIA پاکستان ریلوے اس میں نقصان کر دیتے ہیں, اپنے سیاسی حریفوں کو مقدمے بناتے ہیں. یہ تیسرا کام کرتے ہیں. اور چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ 60 سے 70 کروڑ روپے اپنے ہر MNA کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا. مجھے بتائیے کہ 5واں کوئی کام ہے جو وہ کرتے ہیں؟ ساری حکومتیں آئیں, سارے سیاسی alleged corrupt practices میں انوالو ہوتے ہیں. وہ 70-80 کروڑ روپے کے بعد بھی وہ نام تو ہے کم از کم ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ, باقی جو ہے نا آپ سے کام کروایا اتنے پیسے, یہ اس سے کام سیاسی کرایا اتنے اونٹ نے پیسے. جو کچھ کیا ہے 2008 کے بعد, اب ہم بیٹھے ہیں کہ اس اگلے 12 مہینوں میں ہم نے 28 ارب ڈالر واپس کرنا ہے قرضوں کا, اور کوئی بھی قرضہ دینے والا ادارہ یا ملک وہ سیاسی حکومت کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہ تو ہماری ریپوٹیشن کا حال ہے جو ہم نے بنا لی. ویسے انور صاحب بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی جو نگران سیٹ اپ کے لیے نام فائنل ہوں گے ان کا بیک گراؤنڈ اصل میں ہونا کیا چاہیے, اور یہ جو سیٹ اپ بننے والا ہے جو کابینہ کے بعد جو ایک حتمی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا, کیا اس بات کا تعین کرے گا کہ الیکشن کب ہوں گے, یا اس بات کا تعین کرے گا کہ ہماری معاشی صورتحال آئندہ کس طرف جائے گی؟ دیکھیے جو سب سے پہلے تو میں وزراء کی بات کروں, اس میں انٹرویو ضرور ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے جو وزراء بننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. مثلا سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ میں سینٹ کی نشست کیوں چھوڑوں اس 3 ماہ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, کس آئین اور قانون میں 3 ماہ کا ہوگا نہیں وہ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کیوں چھوڑوں میں, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر جو نگران وزیر اعظم انہوں نے کہا میں نے بھی تو اخلاقاً چھوڑے, تو انہوں نے کہا آپ کی مرضی تھی. اچھا دیکھیں نا, اسی طرح محمد علی درانی صاحب, ان کا نام میڈیا نے خود دے دیا, شاید ان کی اپنی بھی خواہش تھی, حالانکہ ان سے کسی نے انٹرویو نہیں کیا اور نہ انہیں پتہ ہے, وہ کسی کام سے لاہور میں آئے تھے, اسلام آباد آئے تھے, واپس لاہور چلے گئے. اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, وہ لوگ ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے, ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میڈیا کے ذریعے اپنے نام فلوٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہم شوقیہ طور پر میڈیا کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے نام جو آتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو اس میں 12 سے 13 کے قریب پہلے مرحلے میں لوگ ہوں گے, 20 سے زیادہ کی بڑی کابینہ نہیں ہوگی, امپورٹنٹ لوگوں کو لایا جائے گا. یہ نگران حکومت کا کام قطعاً نہیں ہے. وہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, اگریمنٹ کریں گے, ان کے پاس اختیارات ہیں, ہو سکتا ہے یہ کر سکے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ انتہائی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ایک کنسرن شو کیا ہے جس کی بات شام صاحب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف کی لیگیسی ہے پرائم منسٹر آفس میں, جو سیکرٹریز ہیں, جو ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, جو آچیم ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان جی بالکل ان کی موجودگی میں عام انتخابات جو آئندہ ہونے والے ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہو سکتے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں انتہائی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کنسرن شو کر بھی دیا ہے, اور آپ کو آئندہ 1-2 روز میں پتہ بھی چل جائے. الیکشن کی بھی بات آتی ہے کہ ان کے کہنے پہ کتنے پہ کیا یہ نہیں, اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ جو پولیٹیکل افیلیشن رکھتے ہیں ان لوگوں کو اثر انداز نہ ہونے دیا جائے. یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے. ایک بات, اور ایک اور لائٹر نوٹ میں ایک بات کروں گا, بڑی اچھی ہے, وہ احتشام صاحب کے لیے. ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں, جب ان کا ایک بیٹا ہے 9 برس کا, تو جب یہ حلف لے چکے تھے تو ظاہر بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا بابا آپ نے تو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ فوٹو بنواؤں گا, وہ کدھر ہیں؟ پھر کسی نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ بات نہیں کہنی تھی. تو ایسا کچھ
ऐसा कुछ भी होता है, बच्चे गैर सियासी होते हैं। ठीक, जुल्फिकार साहब, मजेदार गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे होंगे, बहुत सारे नामों का जिक्र हो रहा है। हम सुनते थे कि टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, उसमें टेक्नोक्रेट्स बहुत बड़ी तादाद में होंगे। अभी काबीना के जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें हार्डली 2 से 3 टेक्नोक्रेट्स के नाम सामने आए हैं। जब टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे, आप कहते हैं आपने माशी सूरत हाल भी बेहतर करनी है, आपने पैसा भी बचाना है कौमी खजाने के लिए, तो आप उस तरह के लोग, उस तरह के नाम, वो सेटअप क्यों नहीं ला रहे फिर? देखिए, इनको आप टेक्नोक्रेट कह लें या दूसरा एक लफ्ज दे दें जो ज्यादा मुनासिब है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। यानी जो शख्स भी आएगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। जिस सब्जेक्ट में आएगा उस पे उसकी महारत होगी, उसका माजी का कोई बैगेज नहीं होगा, जिस तरह एहतिशाम साहब कह रहे थे। ठीक। और वो शख्स ऐसा नहीं होगा जिस पे उंगली उठाई जा सके। ठीक। और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। ये 2-3 चीजें इंश्योर की जा रही हैं और वो गैर जानबदार भी नजर आएगा। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे लोग जब आएंगे जिनका ना हल्के का इशू है, ना वोटर का इशू है, ना उन्होंने हल्के में जाके वोट मांगने हैं, तो वो फिर ऐसे फैसले करेंगे जो मुश्किल फैसले होंगे, जो नापसंदीदा फैसले होंगे, जिसका मैं हमेशा से जिक्र करता हूं कि इस दौर में ऐसे फैसले होने जा रहे हैं कि जो नापसंदीदा और मुश्किल फैसले होंगे और उसके नताइज पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होंगे। मुझे जो आने वाले दिनों में सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे बहुत सारे एक्सपायरी डेट सियासतदान जो है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, वो मुझे सियासत में नजर नहीं आ रहे। मुझे बहुत सारे लोग इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स के अंदर बंद नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों से पैसा निकलवा के पाकिस्तान के खजाने के अंदर प्रैक्टिकली जमा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, आने वाले दिनों में तारीख में नहीं। ये कहानी है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। 75 सालों से देखिए, आम लोगों का कंसर्न से कोई नहीं कि कौन वोट लेता है, कौन नहीं लेता, कौन वोट लेने आएगा, कौन वोट मांगेगा। यकीन करें कि आम आदमी सिर्फ चाहता है कि उसके हालात बेहतर हों, आम आदमी चाहता है महंगाई ना हो, आम आदमी चाहता है हमें रोजगार मिले, इस मुल्क का नौजवान चाहता है कि उसको इज्जत के साथ जब वो डिग्री लेके आता है उसकी प्लेसमेंट किसी अच्छी जगह पे हो जाए और इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर इज्जत के साथ लिया जाए। आम लोगों को अब सियासतदानों से कितनी दिलचस्पी रह गई है, इस पे पूरी डिबेट हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे 2 घंटे की बात हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है। यकीन करें, लोग इस सिस्टम से भी तंग हैं। अच्छा, सिस्टम से जुल्फिकार साहब बिल्कुल लोग तंग हैं, लेकिन इसमें भी कई सवालात हैं। अब लोग चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल वो बेहतर होनी चाहिए और इस गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो टारगेट है, जो डायरेक्शन है, वो यही है कि वो मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना चाहेंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, IMF के ICU के अंदर पड़ा हुआ है। अब ICU से ये निकलता हुआ आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा। ठीक है, अभी आइडियली तो एहतिशाम साहब ये होना चाहिए था कि लोग चाहते थे 3 माह में इलेक्शन हो जाए, बड़ा स्मूथ तरीके से ये सारा अमल चलता रहे, लेकिन हमने देखा गवर्नमेंट का जाना, निगरान सेटअप का आना, बलूचिस्तान में अभी तक निगरान वजीर आला कौन है कोई नहीं पता, और जो पहले से 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए वहां पे सूरत हाल, सारा कुछ देख के लगता है प्रोसेस इतना स्लो है कि टाइम बाय किया जा रहा है। ये टाइम कौन बाय कर रहा है? हमारे सियासतदान, हमारी आने वाली हुकूमत जिसको पता है कि उसने आना है लेकिन वो चाहती है कि थोड़े टाइम लगा के आए, या फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट? देखिए सलमा, आईनी खिलाफ वर्जियाँ तो बहुत सारी हो चुकी हैं। 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ, उस अंदाज से अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और बहुत से हवालों से इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए आपने। अब सूरत हाल यह है कि 16 सितंबर को अनवर रजा चीफ जस्टिस चले जाएंगे, 20 सितंबर को आरिफ अली साहब चलेंगे, 2024 मार्च को डॉक्टर साहब सेनेट खत्म, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लस बहुत सारे लोग चले जाएंगे। अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो ये सारा निजाम तलपट होकर रह जाएगा। अब इसको कौन इंश्योर करेगा? क्या कोई गवर्नमेंट नहीं होनी, गवर्नमेंट से मुराद है कोई, अगर कौमी असम्बली नहीं होगी फिर आप कैसे काम चलाएंगे? और फिर आप देख लें, अगर सदर चले जाते हैं, अगर नए सदर का इंतखाब करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 4 सूबाई असम्बलियाँ हो, नेशनल असम्बली हो, तो फिर जाके इंतखाब होगा। तो इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं। अब जो इतलात आ रही हैं उसमें ये है कि उन्हें परेशानी सबको यही है कि जी आईनी खिलाफ वर्जियाँ तो जो पहले हो चुकी हैं अब नहीं होनी चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा टास्क दिया जा रहा है जो टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, और जो बात हो रही है हर बंदा कह रहा है कि जी
प्रोफेशनल्स होंगे, अपने सब्जेक्ट के माहिर होंगे, अब उनसे तवक्को की जाएगी कि वो किस तरह चले जाएं। डॉक्टर साहब, मेरा एक कंसर्न है, वो ताबिश साहब को जो एनर्जी सेक्टर में लेकर जा रहे हैं, बाय द वे आपने देखा कि माजी में जब उनको लगाया गया था कासिम के अब्बा के साथ, उनको फिर हटाया भी गया था, वो उनका बैगेज वाली बात तो यहाँ मुझे नजर आ रही है। वो क्यों उनको लगाया जा रहा है, ये बाद में पता छोटा सा सवाल है शाम साहब बनता ये है कि जब ये सारे इदारे काम कर रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान को क्या किया, क्या दिया? सबने अपना फायदा हासिल जो किया। आप जिक्र कर रहे थे कि सारे इदारे नहीं होंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो जब ये सारे इदारे थे तो उस वक्त पाकिस्तान का क्या बना? तो आपका मतलब कहने का है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे कोई बड़ा तूफान नहीं आने का, ऐसे दो सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मैंने खुद ही सवाल का मौका खो दिया है। मैं अगर आपकी बात का जवाब दे दूं, अगर आप इजाजत जरूर दीजिए, जरूर। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे जो लग रहा है, जो हालात और वाकयात और जो हम सुन रहे हैं कि जब अलवी साहब का टाइम पूरा होगा वो रिजाइन करेंगे या रिजाइन लिया जाएगा, फिर आ जाएंगे सेनेट में चेयरमैन जो सेनेट है सादिक संजरानी साहब, शायद वो उस वक्त तक प्रेसिडेंट हों। और मुझे जो लग रहा है, जो हालात बनते कि नागुज़िर होता जा रहा है कि आपने फरवरी में इंतखाबात करवाने हैं, इस पर भी एक डिबेट हो रही है। और मुझे ये लग रहा है हालात और वाक़यात को देखकर कि मार्च से पहले फरवरी में इंतखाबात नागुज़िर हैं। अगर ना हुए, मैंने कल भी नागुज़ीर तो हैं, लेकिन नहीं, अच्छा, अगर पहले ना हुए तो फिर हालात मज़ीद खराब होंगे। अच्छा, ठीक है। 120 दिन से बियॉन्ड डॉक्टर साहब, अब इसका मतलब बाप आ रही है हर जगह। डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं सदर भी बाप का, ठीक है, सदर भी बाप का, आपको लेकिन बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ तो पर बाप भी बिन बाप तो नहीं। नहीं, बाप का जो बाप जी, है आपको सलमा। पता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी अगर इलेक्शन नागुज़ीर है फरवरी में, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? IMF की किस्तें तो हम लेके कर्जे उतारे जा रहे हैं, एक बात। दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, महकमा खारजा, उनकी तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया। मैं बयान कोट एंड कोट आपके सामने रखती हूँ, फिर मुझे बताइएगा ये पैगाम है किसके लिए। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। हमारे मुश्तरका मफादात, जिनमें माशी इस्तेहकाम, खुशहाली, सिक्योरिटी, जमहूरियत का एहतराम और कानून की बालादस्ती समेत शफाफ और आजादाना इंतखाबात शामिल है। कंडीशनल है ये। एहतशाम साहब, पैगाम तो ये है कि पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, और continuation होगी। जो सलमा कह रही। देखिए, हमारे सियासतदानों ने, मुझे लगता है कि खुदकश जैकेटें पहनी हुई। आप सोचिए कि पीटीआई का इतनी बड़ी मशीन थी बयानियां क्रिएट करने की, हर 2 सेकंड के बाद वो एक नया बयानिया लगा देते थे। उन्होंने खुद से अपनी बयानियां बनाने वाली मशीन को आग लगाई मई की 9 तारीख को, खुद से आग लगाई। नवाज लीग का याद कर लें, वो वोट को इज्जत देने वाला बयानिया, उन्होंने खुद दफनाया अपना बयानिया। अब उनके पास कोई बयानिया नहीं बचा है। पीपल्स पार्टी के पास ना कोई चूरन था, ना आप कोई चूरन है, सिवाय इसके के आसिफ अली जरदारी साहब के पास एक PhD की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो जोड़ तोड़ जो है वो कर लेते हैं। तो मुझे तो जितनी बड़ी सियासी जमातें, ये सियासी शख्सियात नजर आ रही हैं, वो लगता है ऐसे ही है कि वो खुदकुश हमला करती हैं अपने ऊपर, अपने बयानिए के ऊपर, अपनी मशीनरी के ऊपर। मुझे तो लगता है ये हमला अवाम पे होता है, जिस जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक बम हमारे ऊपर गिरता है कि आज ये महंगा हो गया, आज ये महंगा हो गया। लगती है सारी गेम में, और नून लीग मुझे फायदा उठाते हुए नजर आती है। और ये काकड़ साहब की तैनाती में 101% इस पे जुल्फकार साहब को कमेंट ले सकते हैं, वो इसमें शामिल। इस पे जुल्फकार साहब को कमेंट ले लेते हैं। जुल्फकार साहब, क्या आपको मैं एग्री लगता नहीं है? करता हूँ। चले वो देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब नाश्ता कर रहे थे जर्नलिस्ट के साथ, 11-12 बजे के वक्त था, उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि वजीर आजम कौन बनने वाला। ये तो यानी कि दोनों राजा साहब भी और ये हमेशा ऐसे ये सब दोनों बैठे एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जुल्फिकार साहब, क्या आपको लगता है कि सारे मामले में अगर किसी ने गेम लूज किया, दैट इज पीपल्स पार्टी प्लस कासिम के अब्बा की सूरत हाल जो है वो बड़ा घेरा तंग होता जा रहा है उनके गिर्द? उनका साइफर गुमशुदगी का मामला था, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, 9 मुकदमात में कल उनकी जमानत मुस्तरद हुई है। उनका ये जो तोशा खाना के खिलाफ जो उनकी अपील थी वो 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, इसमें भी अभी टाइम है। तो लगता है कि हालात उनके लिए काफी खराब होने वाले हैं। देखिए, मैं तो इस पे पूरी यकीन के साथ समझता हूं कि जो सियासतदानों ने अपनी स्पेस सरेंडर की है, ये स्पेस वापस नहीं ले सकेंगे। शाम साहब कह रहे हैं कि नून लीग बड़ी इसमें फायदे में रही और फलाना घाटे में रहा। मुझे लगता है कि सारे सियासतदान ही घाटे में रहेंगे, और इस सारी सिचुएशन का अगर फायदा कोई होने जा रहा है तो वो इस मुल्क को होने जा रहा है। मैं कन्विंस हूँ इस चीज पे, क्योंकि इस सिस्टम ने और इन सियासतदानों ने, इस पार्लिमानी निज़ाम ने, इस सिस्टम ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। एक तो डिलीवर नहीं किया, इस वजह से अवाम तंग है। दूसरा, ये आपस में लड़ के इन्होंने वो वक्त ज़ाया कर दिया। अब इसका फायदा कुछ तीसरी ताकत उठाएगी और वो उठा रही है। और उन्होंने जिस तरह ये सेटअप सारा बनाया है और देख के एक एक बंदे पे मेहनत करके बनाया जा रहा है,
تو وہ اس لیے نہیں بنایا جا رہا. یہ خزانے کے اندر جو پیسے جمع کیے جائیں گے تو اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ یہ دوبارہ سے آئیں گے اور اس کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ کے پھر گھروں کو لے جائیں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں پوری کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن ذوالفقار ایک بات بتاؤ, دیکھیں ماضی کوئی پیمانہ ہوتا ہے نا. اب یہ جس وقت آئے تھے ضیاء الحق, انہوں نے کیا کہا تھا آنے کے بعد کہ جی میں 90 دن کے اندر الیکشن کراؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا, ولی خان نے نعرہ لگایا نہیں جی پہلے احتساب. پھر یہ بات مشرف کے زمانے میں اب ہم تو الیکشن کا سنیں, الیکشن کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ الیکشن اس ملک کے اندر الیکشن آپ کو پتہ ہے نا ڈیلے کرنے کے پیمانے اور طریقے بھی موجود ہیں. یہ کورٹ اسی عدلیہ نے ماضی کے اندر یہ مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں اور نظریہ ضرورت اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو وہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب, آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں تاریخ تے الیکشن کی. اب کسی ایک جماعت کے کہنے پہ الیکشن کمیشن ایسا کرے گا, جیسے آپ نے کہا کہ شفاف انتخابات ان کی ذمہ داری ہے, تو انتخابات شفاف اور غیر جانبدار ہونے ہیں اور کس تاریخ کو ہونے, یہ فیصلہ کیا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوگا, الیکشن کمیشن کی اپنی مرضی سے ہوگا یا کہیں اور سے ہوگا؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار بالکل واضح کیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور آپ نے ایک سوال کیا, کس کے کہنے پہ کروائیں گے؟ ہاں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ حالات کو دیکھ کر کروائے جائیں گے اور جن کے کہنے پہ کروائے جائیں گے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اب دیکھیے, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ فروری میں ناگزیر کیوں ہیں. اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کو جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں, یا تو آپ کو ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ اپنے فیصلے بالکل اس پہ میرٹ پہ دیں گے. اس پہ ذرا غور کیجئے گا. اور اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے تو سمجھے پھر وہ یا وہ نہیں رہیں گے تو یا پھر آپ کا یہ سسٹم جو نگرانی والا یہ پرولونگ کرے گا. یہ تو طے شدہ بات ہے. لہٰذا اس لیے ساری چیزوں کو اب مینیج کر کے اسموتھلی پھر آگے بڑھنا پڑے گا. اور پیسوں کا مسئلہ کو نہیں انتخابات کروانے کے لیے. انتخابات کروانے کے لیے نیت کا مسئلہ ہے, حالات کا مسئلہ ہے. پولیٹیکل ول تو اب ہوگی نا, اب تو کسی اور کی ول چاہیے نا. اور مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گیا آپ کی اس ول سے, جو شام صاحب کہہ رہے تھے, یہ بات واقعی درست ہے, لیکن جن کو آپ بڑا لائٹ لے رہے تھے بعض اوقات وہ ہوتے نہیں ہیں. راج کے آپ بات کر رہے تھے, ہم نے بھی کہا شہباز شریف صاحب کو کہ شاید ان کے پاس وقت نہیں, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ جب وہ دونوں ملاقات کے لیے بیٹھے تو شاید کوئی ایک لیٹر آیا جس پر ان دونوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سائن کر دی, اور وہ کاکڑ صاحب کا لیٹر تھا جس پہ ان کا نام لکھا تھا نگران سیٹ اپ کا. دونوں کے لیے سرپرائز تھا. ابھی اور پوچھ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی سرپرائز. اچھا, میری ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ آپ دیکھیے, جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ شہباز شریف بڑے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کر گئے نا, تو وہ ہاتھ صحیح تھا. اور دوسری بات یہ ایگری کر سکتا ہوں کہ یہ بڑا وہ دیکھیں نا, جب ہاتھ کر کے اب یہ دیکھیں نا, اب وہ لندن جائیں گے, اپنے بھائی کو منائیں گے. اور اب ان کے ایک اور بات, یہ بڑا سیریس آن سیریس نوٹ, بالکل کہ نواز شریف صاحب کو بالکل ڈفرنٹ نظر آئیں گے, ایک مختلف نواز شریف ہم دیکھیں گے. اچھا, ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے جس پہ بات کرنے, ایک چھوٹا سا بریک لینے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک سرپرائز کی بات ہوئی تھی بریک سے پہلے. سرپرائز یہ تھا کہ حکومت نے آتے ہی نگران سیٹ اپ جیسے ہی آنا سٹارٹ ہوا, وزیر اعظم صرف ابھی آئے تھے نگران, اور انہوں نے 17.5 روپے کا اضافہ پیٹرولیم مصنوعات میں کر دیا, اور ڈیزل کی قیمت تقریباً 20 روپے تک بڑھی. یہ بہت بڑا اضافہ تھا. کل ہی ہم نے بات کی تھی 10 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک دم 17.5 روپے کا اضافہ, یہ بم ایک دم سے عوام پہ گرایا گیا. آپ سوچیں کہ عام آدمی کس قدر پس جائے گا. 291 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ملے گا اگر, اور ابھی کہہ رہے ہیں ابھی اور اضافہ ہوگا, یہاں روکے گا نہیں. آپ نے اضافے کی بات کی, مجھے لگتا ہے 3 گھوڑے دوڑ رہے ہیں سلمہ. ایک گھوڑا ہے پیٹرول کا, وہ پہنچ گیا کہیں 295 پہ. اس سے تیز گھوڑا جا رہا ہے ڈالر کا, وہ کوئی 305 سے اوپر جا رہا ہے. اور ایک تیسرا گھوڑا ہے قاسم کے ابا کا, وہ بھی کوئی 200 کے قریب کیسز پہنچے ہیں. تو دیکھیں یہ گھوڑوں کی دوڑ ہے, تو اس میں جیتتا کون. اچھا, دوسری بات آن سیریس نوٹ ہے کہ $71 کا ایک بیرل پیٹرول تھا آج سے 3 مہینے پہلے. آج وہ $85 کا ہے عالمی منڈی میں. اب ہم 5 لاکھ بیرل روزانہ کے استعمال کر رہے ہیں, 90 سے 95% عالمی منڈی سے آتا ہے. تو نگران حکومت ہو, پرماننٹ حکومت ہو, الیکٹڈ حکومت ہو, سلیکٹڈ حکومت ہو, کچھ کر نہیں سکتی اگر آپ کا 95% پیٹرول اور ڈیزل باہر سے آنا ہے. اگر آپ باہر سے مہنگا لیں گے اور پاکستان کے اندر سستا بیچیں گے
تو दुकान बंद हो जाएगी। ठीक। कोई भी दुकान जो महंगा माल लेगी और सस्ता बेचेगी वो बंद हो जाएगी। ठीक। और वो सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज करेंगे पेट्रोल की कीमतों के ऊपर। तो सिराजुल हक साहब कोई हमें फॉर्मूला बता दें कि बाहर से महंगा तेल लेके पाकिस्तान के अंदर हम सस्ता कैसे बेचें। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। एहतशाम साहब, अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है, हमें ठीक है कीमतें बढ़ानी पड़ी, हम सब्सिडी नहीं दे सके IMF की वजह से, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में हम सब्सिडीज नहीं देंगे, पैसे जाया होते हैं। रूस से सस्ता तेल हमने पहले मंगा लिया, रिफाइनरी हमारे पास थी नहीं, हम इतना प्रोटोकॉल देके डॉक्टर डार को लेके आए कि जनाब ये हमारी मईशत का इलाज करेंगे, ये ठीक कर देंगे। अगर वो फोर्स ही नहीं कर सकते थे इस तबाही को, तो डॉक्टर साहब की एक बात से एग्री किया जा सकता है, दूसरी से नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है अनवर रजा कि आप बाहर से महंगा ला के सस्ता नहीं बेचते, लेकिन जब बाहर सस्ता होता है तो फिर हमारे यहाँ को सस्ता क्यों नहीं होता तेल? कितनी दफा होता है 20 रुपए महंगा करते हैं, सस्ता करते हैं 1.5 रुपया 2 रुपया। वहाँ पे हुकूमत डंडी मारती है, इसलिए कि बजट बनाते वक्त वो तय कर लेते हैं कि पेट्रोल की मद में हमने कितना पैसा लेके जाना है, वहाँ नहीं देते। लेकिन बात यह है कि महंगाई आखिरी हदों को छू रही है और एक महंगाई का तूफान इसके बाद आने वाला है। लेकिन मसला ये है, डॉक्टर साहब की उस बात में बड़ा वजन है कि अब पहले तो आपने जिस तरीके से वायलेशन की है इस दफा नहीं होगी। देखिए सीधी सी बात है, अभी आप देख लें कि नवंबर में IMF का जायजा मिशन आना है, $1 बिलियन वहाँ मिलना है हमें। फिर उसके बाद आप चले जाएं अगले साल मार्च अप्रैल में फिर तीसरा रिव्यू होना है, फिर $1 बिलियन मिलना है, 3 बिलियन जो आपके हैं 3 महीने के मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होना है, फिर यह है कि आपको एक 2024 में आपको दोबारा से जाना है IMF के प्रोग्राम में। वो सारी शराइत जो है ना, सारे इंटरनेशनल इदारों ने ये तय किए हैं कि पाकिस्तान को जब तक किसी इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं आता, इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी। लेकिन चाइना भी ये कह रहा है, बाकी को चले छोड़ दें, अमेरिका क्या कहता है, यूरोपियन यूनियन, भाई सऊदी अरब क्या कह रहा है, उसका अपना इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि जी हम आप कोई पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, हम प्रोजेक्ट के लिए आएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। यही बात आपकी तरह UAE कर रहा है, कतर कर रहा है, चाइना कर रहा है। सवाल ये है कि इन हाउस तब्दीली अपने घर को जब ठीक करना है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर नहीं रखना तो यही होगा। आइंदा आने वाले दिनों में लोग तो ये देख रहे हैं, कल बात हो रही थी कि जी वो जिस बात का रोना चाहिए था कि $8 बिलियन तो चले गए, $4 बिलियन रेमिटेंस में चले गए, $4 बिलियन आपके एक्सपोर्ट कम हो गए। $28 बिलियन मिला आपको जुल्फिकार साहब बात करते हैं, उसकी आप बात नहीं करते जी। जो $28 बिलियन की जुल्फिकार साहब बात करते हैं वो आप भूल जाते हैं। और जुल्फिकार साहब तो कहते हैं ना जी, काश ऐसा हो, ख्वाहिश तो पे वो कहते हैं ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, लेकिन अवाम की तो ख्वाहिशात ही मर गई हैं। एहतशाम साहब ये जो कुछ हुआ है, जुल्फिकार साहब एक तो $28 बिलियन जो अभी अनवर साहब ने जिनका जिक्र किया, एक तो उसका भी बता दें क्या किस्सा है। और दूसरी बात ये कि अभी महंगाई जब हुई आसमान पे पहुंच गई, एकदम से 17.5 रुपए बढ़ा दिए गए अगर पेट्रोल की कीमत में, ये पहले से डिसाइडेड होगा ना। वजारत खजाना ने तो ब्रीफ कर दिया, वजारत खजाना ने समरी भी भेज दी, वजीर आजम ने अप्रूव भी कर दी। अगर इतना डेफिसिट था या एकदम से आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थी, हमने रुपये इतना डिवैल्यू कर दिया था, इसके लिए हमारे पास प्री प्लान कुछ भी नहीं था। अवाम अगर शिकवा करें तो किससे करें? निगरान वजीर आजम है, वो वजीर आजम है जिसे हमने मुंतखब नहीं किया, हमारे वोट से नहीं आया, लेकिन फैसले तो बहरहाल उसी को करने हैं। माशी इख्तियारात भी हमने उसको दे दिए। देखिए अभी हुकूमत बनी नहीं और आपने कहा कि निगरान हुकूमत ने ये इजाफा कर दिया है, तो जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत कर दिए। निगरान हुकूमत को जवाब तो देना है, जवाब तो बहरहाल उनको देना है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये हमने बड़ी मेहनत से अपने ऊपर मुसल्लत किया है और हमने ये जमहूरियत के हुसन में ये अपने लिए जो चॉइस ढूंढी थी इस कौम ने, उसको ये भुगत रहे हैं। और यहाँ पे लोग बहुत बड़े हो गए और बल्कि कुछ लोगों के साइज तो इतने बड़े हो गए हैं, मैं उनके बारे में कहता हूं, वो अपने आप को मुल्क से बड़ा समझने लग गए हैं, रियासत से बड़ा समझने लग गए हैं और रियासत कमजोर से कमजोर उत्तर होती चली गई। अब जो मैं बार बार कहता हूं कि रियासत शायद जो इंक्रोचमेंट्स खत्म होंगी तो रियासत शायद अपने पांव के ऊपर खड़ी होगी। लेकिन एक बात अभी कह रहे थे कि अवाम एहतजाज करेगी, अवाम निकलेगी। अवाम ने इस प्राइस के ऊपर इतना बड़ा एहतजाज किया, इतना बड़ा तारीखी एहतजाज कि आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं उसकी तफसील बता देता हूं थोड़ी सी। जो अवाम, पाकिस्तान की अवाम इतना तारीखी एहतजाज कर रही है, वो आज शाम 5 बजे ट्विटर गेट से बरामद होकर वो एहतजाजी जुलूस वर्सा बाजार से होता हुआ हवेली फेसबुक पर इख्तिताम पजीर होगा, बल्कि हो गया। चौक इंस्टाग्राम पर शुरका गुलपाशी करेंगे और यूट्यूब मातमी दुने बजाएगा और जुलूस में कई मिलियन फॉलोअर्स शिरकत करेंगे। और उसके बाद अपने बाप दादा की जो कमाई है वो उसी पैसे से वो महंगा पेट्रोल खरीदेंगे और फिर सड़कों पे रवां दवा हो जाएंगे। तो आप कैसे कहते हैं कि अवाम एहतजाज नहीं करते?
हमें पाकिस्तानी political- अवाम तो इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, हमें इस वक्त सियासी मामलात में उलझा दिए गए। अनवर साहब, एक तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कल किसी ने लिखा कि ये पेट्रोल छिड़क के आग लगा दें, मैंने कहा ये पानी डाल के पहले तो आग को बुझाएंगे फिर मजीद महंगा करेंगे पेट्रोल, इस कदर महंगाई हो रही है। अब अगर 50 साल के मुकाबले में इस वक्त कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा महंगाई है और 90,000 तनख्वाह वाला बंदा अगर मिडिल क्लास में शामिल है, तो पाकिस्तान में इस वक्त मिडिल क्लास तबका कितना है? देखिए, पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबके की तादाद मौजूद है कि जो आहिस्ता आहिस्ता अब भी रह गया मिडिल अब क्लास। मैं वही कह रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ चुकी है। ठीक। देखिए, आप गरीब तो मर ही गया ना बिल्कुल। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब इन पे आ जाइएगा। ये पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। गरीब तो छोड़ दीजिए ना। अब देखिए, जब महंगाई इस कदर महंगी होगी, चीजें ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो गई हैं। जो चीज आप 2,000 की लेते थे वो 4,000 रुपए की होगी अब, और विद इन 1 ईयर। अब आप अंदाजा लगाइए, मुझे बताएं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी तनख्वाह इस मुल्क में, जो आपने मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, वो नहीं मिलती मजदूर को। True. जो 32,000 है वो नहीं मिलती, 30,000 है वो नहीं मिलती। आपको 20,000 अगर सैलरी मिलती है, उसमें आपने बिजली का बिल देना है, खाना पीना है, गैस का बिल देना है, ट्रांसपोर्टेशन है, गमी खुशी है, आपने हॉस्पिटल जाना है, कुछ किधर इंसान क्या करेगा? देखिए, ये जो जुल्म का निज़ाम है ये ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अब इस तरह नहीं चलेगा कि जो पाकिस्तान में एक एलीट क्लास है जो फलती फूलती रहती है, भले पाकिस्तान में जिस तरह के मर्जी हालात हों, अब हालात ये पैदा होते जा रहे हैं और आप उसका अमली मुजाहरा भी देख रही हैं कि उससे लोग अब एक दूसरे का गला काटने की तरफ आ गए, बेरा रवि के का शिकार हो रहे हैं लोग। अब जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी के घर में जो अच्छे खासे खाते पीते हैं लोग, उधर घुसना शुरू हो गए हैं। देखिए, अब ये सिस्टम ऐसा नहीं होगा जिस तरह माजी में चलता है कि चंद जो बड़े घराने हैं जो हर तरह के हालात हों वो फलते फूलते रहें और गरीब आदमी और आम आदमी जो है पिसता चला जाए। अब आपको वसाइल की तकसीम करनी पड़ेगी, आपको मुनसिफाना जो है पॉलिसीज उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, देन जाके हालात बेहतर होंगे। अदरवाइज मुल्क में लाकानूनियत बढ़ती चली जाएगी और उसकी बुनियादी वजह ये गुर्बत, ये महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। और ये बातें मुझे लगता है किसी हद तक अब किताबों में रह गई हैं, अमली तौर पे इनका काबिल अमल होना बड़ा मुश्किल है। वापस आते हैं कैसे वाकये की बात करते हैं जो निहायत अफसोसनाक है, लेकिन कुछ वाकयात का तसलसल है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। 14 अगस्त 2023 के वाक़े की बात करेंगे जब नून लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट अपने बेटे के हमरा मौजूद थी लंदन में, उन पे आवाजें कसी गई। ये 2 वाकयात का तसलसल है। इससे पहले 2 वाकयात का जिक्र जो था वो मैंने अपने इंट्रो में किया। अनवर साहब, इस तरह के वाकयात, ये सियासी तरबियत कौन करता है? किसने इनकी इस्लाह करनी है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स होते हैं वो उनकी तरबियत ऐसे होती है। अगर आप एक मैं जमात की बात करूं बिलखुसूस, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी का कल्चर जो है उसको फ़रोग़ दिया है, तो वो पीटीआई थी। और आपने देखा किस तरह उन्होंने अपने जो मुखालफिन थे सियासी, उनकी तज़हीक की। इवन उनकी नहीं तो आप देखें कि जो शख्स भी उनके खिलाफ बोलता था उनका ताल्लुक मीडिया से था, वो ताजिर था, वो सियासतदान था, उन्होंने उसकी ट्रोलिंग की। और हमारे यहाँ जो हमारी फीमेल एंकर्स थी उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया आपके सामने, फिर वो वाक़े की जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, अब हिना के साथ हुआ, हरम के अंदर जो वाक़या, क्या मुझे बताइए, ये तहजीब है, ये कल्चर है, आप 90s के दोबारा वापस ला रहे हैं। अब जबकि फिर आप देखिए कि इस कल्चर की वजह से जो लोग हैं वो फैमिलीज के अंदर रिफ्ट पैदा होगी और जो तकसीम पैदा होगी है, ये तकसीम पीटीआई ने रोकना, पीटीआई ने पैदा। ठीक है जुल्फिकार साहब, इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं कौन रोकेगा इसको? पहले हम कहते थे दहशतगर्दी एक माइंडसेट है, अब तो पीटीआई भी एक माइंडसेट है। देखें, ये सारा कुछ आप पीटीआई पे ना डालें। इसका आगाज जो है ये बहुत पहले हुआ था। यहाँ पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी कुछ हुआ था, यहाँ पे जमाना के खिलाफ भी कुछ हुआ था, यहाँ पे मरियम साहब, मेरी सुन लें, जो लीडर्स होते हैं वो खवातीन के हवाले से क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो लीडर तरबियत करते हैं अपनी वर्कर्स की। यहाँ पे बदकिस्मती ये हुई कि लीडर्स ने बदतमीजी का दर्स देना शुरू कर दिया कि आप जो ज्यादा बदतमीजी करेगा उसको पीछे से वेल्डन कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ सारी पार्टीज के अंदर ये कल्चर है। और जो हिना भट्ट के साथ हुआ ये बहुत काबिल मजम्मत इसलिए है कि ये को पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई वाकयात माजी में हो चुके, कई वाकयात अब अभी माजी करीब में हुए, लेकिन आगे कम अज कम इन सब लोगों को अपने अपने लोगों को समझाना चाहिए, कोई एसओपी तय करने चाहिए कि कम अज कम अपना इख्तिलाफ अपने तक रखे, फैमिलीज तक नहीं जाना चाहिए।
ٹھیک ڈاکٹر صاحب पंजाबी में कहते हैं जितना लुच्चा उतना ऊंचा, वो क्या ये मामला है? आप जितने लुच्चे होंगे उतना पार्टी आपको पसंद करेगी? देखिए सलमा 1947 से लेके सन 2018 तक की एक सियासत है, उसमें बहुत सारी जमातें हैं, हमने देखी। पीपल्स पार्टी PMLN बड़े मुखालिफ होते थे, बात की जाती थी लेकिन नफरत नहीं थी। ये जो 2018 के बाद नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ खुदगर्दी की सियासत, नफरत फैलाई जा रही थी सोचे समझे मंसूबे के तहत, तकसीम फैलाई जा रही थी कि मैं वजीर आजम बन जाऊं उसके नतीजे में। तो ये 2018 के बाद, अच्छा मीडिया एहतशाम साहब, मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया। जो वो तकसीम फैलाते थे, नफरत फैलाते थे, मीडिया ने उसको एम्पलीफाई किया। अब बात वो है इस्लाह वाली जो आपने बात की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस्लाह कौन करेगा, कैसे होगी, कैसे होगी। बात यह है कि मीडिया ने एम्पलीफाई किया डॉक्टर साहब, और गाली को ग्लोरीफाई किया कासिम के अब्बा ने। सीधी सीधी बात है। अब किस तरह की जहनी तब्दीली और तरबियत की, और ये जो 90s का जिक्र कर रहे हैं अभी देखिए वो जुल्फकार बिल्कुल इस हवाले से मैं नहीं समझता कि वो रेलेवेंट बात कर रहे हैं। 90s की दहाई में जो कुछ हुआ वो कहते हैं अंग्रेजी में पैथोलॉजिकल हेट्रेड पीपल्स पार्टी PMLN की लीडरशिप की हद तक थी। ये सड़कों पे ला के, अब देखें ना, शुजात को देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लिया, कभी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया। लीडरों को अंदर किया, पैसा उनका खाया, तोड़ा पिड़ा, ये कहा। ये सिर्फ और सिर्फ PTI के लोगों ने किया। उनका ख्याल है कि ये करेंगे। सियासी तरबियत होनी चाहिए वर्कर्स की, पॉलिटिकल विल जो है मामले में जरूरी होती है। इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर्स की तरबियत जब तक नहीं हुई तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।